चलिए सीधे चलते हैं विक्रम और बेताल की दुनिया में, जहां हर कहानी अपने आप में एक पहेली है। आज हम उस सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बहस की तह तक जाएंगे जिसने न जाने कितनी सदियों से हम इंसानों को उलझा कर रखा है। तो फिर तैयार हो जाइए राजा विक्रम के साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने के लिए, और ये जानने के लिए कि आखिर में जीत किसकी होती है, बुद्धि की या फिर भाग्य की। जरा सोचिए इस बारे में। क्या हमारी कामयाबी हमारी अपनी मेहनत, हमारी समझदारी का नतीजा है, या फिर हम सब सिर्फ किस्मत के खेल में एक मोहरे की तरह हैं? भाई, यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में बेताल ने राजा विक्रम को एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाई। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम उस पुरानी बहस को समझेंगे, फिर दो भाइयों की कहानी सुनेंगे जो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चलते हैं। देखेंगे कि कैसे किस्मत एक जबरदस्त मोड़ लेती है। फिर आएगी बेताल की असली पहेली, और आखिर में हम सुनेंगे राजा विक्रम का वो शानदार जवाब जो बताता है कि असली राजा कौन है। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे जाने पहचाने राजा विक्रम से, और हां, उनके कंधे पर सवार उस प्रेतात्मा बेताल के साथ। और हमेशा की तरह बेताल तैयार है राजा विक्रम की परीक्षा लेने के लिए। बेताल विक्रम से सीधे सीधे कहता है, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी बहस का राज छिपा है। भाग्य बड़ा है या बुद्धि, ये बस एक कहानी नहीं थी, ये एक चुनौती थी, एक पहेली जिसका जवाब विक्रम को हर हाल में देना था। हाँ, तो बेताल अपनी कहानी शुरू करता है। पाटलिपुत्र में एक व्यापारी के दो बेटे थे, और ये दोनों भाई मानो इस बहस के दो अलग अलग चेहरे थे, एकदम एक दूसरे से जुदा। एक तरफ था बड़ा भाई विद्याधर, जैसा नाम से ही जाहिर है वो विद्या और बुद्धि को ही सब कुछ मानता था, पढ़ा लिखा, होशियार और बहुत मेहनती। और दूसरी तरफ था उसका ठीक उल्टा छोटा भाई भाग्यधर। वो मानता था कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा, हाथ पैर मारने से क्या फायदा, एकदम अनपढ़ और महाआलसी। और फिर एक दिन, जैसा कि होना ही था, दोनों में जबरदस्त बहस छिड़ गई। तो उन्होंने फैसला किया कि वो दूसरे देश जाकर ये साबित करेंगे कि असल में महान कौन है, मेहनत और बुद्धि या फिर सिर्फ भाग्य। और बस यहीं से शुरू होती है उनकी यात्रा। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ, मतलब सब कुछ, पलट कर रख देता है। यही वो हिस्सा है जो इस पहेली को इतना पेचीदा बना देता है। विद्याधर भाई अपने नाम की तरह ही अपनी बुद्धि और व्यापार की समझ का इस्तेमाल करता है। दिन रात एक करके मेहनत करता है, और जानते हैं कुछ ही समय में कितना कमा लेता है? पूरे 10,000 सोने के सिक्के। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब वो अपनी सारी जमा पूंजी लेकर घर लौट रहा था, डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। उसकी सारी दौलत, सारी मेहनत एक ही झटके में लूट ली गई। वो सड़क पर आ गया, एक भिखारी बन गया। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। दूसरी तरफ भाग्यधर, वो उसी राज्य में एक पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। ठीक उसी रात उस राज्य के राजा की मौत हो गई, और उनका कोई वारिस भी नहीं था। अब उस राज्य में ना एक बड़ी ही अनोखी परंपरा थी। जब भी कोई राजा बिना वारिस के मरता तो एक शाही हाथी की सूंड में फूलों की माला दी जाती थी। अब वो हाथी जिसके भी गले में वो माला डाल दे, वही अगला राजा बनता। मतलब सब कुछ पूरी तरह से किस्मत का खेल। तो वो शाही हाथी पूरे नगर में घूमा और आखिर में कहाँ रुका? उसी पेड़ के पास जहां भाग्यधर खर्राटे ले रहा था। और हाथी ने वो माला, जी हां, उसी आलसी सोए हुए भाग्यधर के गले में डाल दी। बिना कुछ किए धरे भाग्यधर रातों रात राजा बन गया। कुछ दिन बीत जाते हैं, और फिर वो पल आता है जब दोनों भाई एक बार फिर आमने सामने होते हैं। लेकिन इस बार हालात जमीन आसमान की तरह बदल चुके थे। मेहनती विद्याधर फटे हाल कपड़ों में मदद की उम्मीद से दरबार पहुंचा, और सिंहासन पर किसे देखता है? अपने आलसी छोटे भाई को। भाग्यधर ने उसका मजाक उड़ाते हुए जो सवाल पूछा ना, वही इस पूरी कहानी का, इस पूरी पहेली का दिल है। बस कहानी यहीं खत्म होती है, और बेताल राजा विक्रम से वही सवाल पूछता है, राजन, अब तू बता, संसार में सच में कौन श्रेष्ठ है, भाग्य या बुद्धि? और याद रखना, जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था। राजा विक्रम का वो जवाब जो सदियों पुरानी इस बहस पर जैसे एक ताला लगा देता है। विक्रम ने एक पल भी नहीं सोचा।
बिना किसी हिचकिचाहट के, पूरे यकीन के साथ उन्होंने जवाब दिया, सुन बेताल, बुद्धि ही भाग्य से श्रेष्ठ है। अब ये जवाब थोड़ा हैरान करने वाला है ना? क्योंकि कहानी तो कुछ और ही दिखा रही थी। लेकिन अब विक्रम जो तर्क देते हैं वो सच में कमाल का है। वो कहते हैं भाग्य जो है वो एक अंधे घोड़े की तरह है। वो तुम्हें दौड़ाकर अचानक किसी ऊंची मंजिल पर पहुंचा तो सकता है, लेकिन उस मंजिल पर टिके रहने के लिए बुद्धि रूपी लगाम की जरूरत होती ही है। विक्रम आगे समझाते हैं कि भाग्यधर का सोचिए, हाँ वो राजा बन गया, लेकिन वो है कैसा? अनपढ़ और आलसी। क्या ऐसा इंसान राजपाट चला सकता है? बिल्कुल नहीं। बिना बुद्धि के या तो दुश्मन या फिर चापलूस लोग ही उसके राज को तबाह कर देंगे, और वो फिर से वहीं आ जाएगा जहां से शुरू हुआ था। उसका ये राजपाट बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। और अब विद्याधर को देखिए। हाँ, उसका पैसा लुट गया, लेकिन क्या डाकू उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान लूट पाए? नहीं, वो तो उसकी अपनी संपत्ति है जो हमेशा उसके साथ रहेगी, और वो उसी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो दौलत दोबारा कमा सकता है, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है। और फिर विक्रम इस पूरी बहस को एक लाइन में समेट देते हैं, और ये बात सच में बहुत गहरी है। भाग्य आपको दरवाजे तक ले जा सकता है, एक मौका दे सकता है, लेकिन उस मौके को कामयाबी में बदलना और उस कामयाबी को हमेशा बनाए रखना, ये काम सिर्फ और सिर्फ बुद्धि ही कर सकती है। विक्रम का ये जवाब, ये तर्क इतना जबरदस्त था कि बेताल भी मान गया। वो भी हैरान रह गया और उसने स्वीकार किया कि विक्रम का न्याय बिल्कुल सही है। भाग्य सिर्फ दरवाजा खोलता है, उस दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता तो बुद्धि ही दिखाती है। तो कहानी का जवाब तो मिल गया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। हमारी अपनी जिंदगी में जहां चीजें इतनी साफ साफ नहीं दिखती, वहां भाग्य और बुद्धि के बीच की ये लकीर हम कहां खींचते हैं? ये सवाल सोचने के लिए है।